हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक पॉलिटी की तीसरी क्लासेस है। इसके पहले हमारी और भी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, जैसे पॉलिटी की पहली और दूसरी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, तो अभी जाके वो देख लीजिए। उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल रही होगी, प्लेलिस्ट ही सारी मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। हम अब प्लेलिस्ट की अभी तक नहीं दे रहे थे, लेकिन अब प्लेलिस्ट की हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देते जाएँगे। सारी वीडियोज़ में हम डाल देंगे। तो एक तो वो बात है। और आगे चल के देखते हैं अब एक-एक करके कि हमारी कौन-कौन सी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। हाँ, एक पीटीएस-टेसी जॉइन नहीं की है, तो इसको जॉइन कर लीजिए। और इसके अलावा इसमें और भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, मैं पहले की वीडियो में रेगुलरली बता रहा हूँ, तो इसको जॉइन करना है तो जॉइन कर लीजिए। और कहाँ पर जॉइन करना है, तो प्राइम जेएस अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको 5 फ्री एसएससी मॉक टेस्ट भी यहाँ से मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक होता है? तो बेसिकली इसने संवैधानिक पीठ के बारे में पूछा हुआ है कि संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो किसी भी संवैधानिक पीठ की अगर स्थापना हो, संवैधानिक पीठ क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई संविधान से संबंधित विवाद खड़ा हुआ, संविधान से रिलेटेड, उसके लिए एक संविधान की पीठ का गठन किया गया कि संविधान की व्याख्या करना है। किसी भी पोर्शन का व्याख्या करना है, किसी से रिलेटेड शब्द का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 21 का की व्याख्या करनी है सडनली, ठीक है? तो 21 की जब व्याख्या करने के लिए कोई भी ऐसी संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। कितने? कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और इसमें ये लिखा हुआ है, यह पीठ जो है संविधान की व्याख्या और महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई करती है। और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं वो 34 हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल है। आमतौर पर 5, 6, 7, 9 अधिक न्यायाधीशों की होती हैं संवैधानिक पीठ जो होती हैं, 5, 7, 9 और अधिकतर 13 तक की भी हुई हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उसी राज्य तक सीमित होता है जहां वह स्थित है। तो उच्च न्यायालय जिसकी राष्ट्रपति जो करता है, वो केवल केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, केवल और केवल उससे सलाह नहीं लेता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उसी राज्य तक सीमित होता है जो है स्थित है। हाँ, ये संभवत पॉसिबलता है कि वह उसी राज्य में स्थित सीमित हो, बट संसद में ये होता है, संसद जो है एक अधिनियम के माध्यम से किसी एक उच्च न्यायालय का एक या एक से अधिक तक, एक या एक से अधिक राज्य में, एक से अधिक राज्य में उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सके, क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल भी है, तो इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही आंसर है, ठीक है? यहाँ पर आप देख लीजिए, तो कथन ये गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति। कॉलेजियम सिस्टम में मिनिमम 5 न्यायाधीश होते हैं। जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे और उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बाकी इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट वीडियो है, संपूर्ण राज्य व्यवस्था पढ़ाई हुई है इंडियन पॉलिटी की। अगर वो नहीं देखी है आपने, तो आप उसकी जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। प्राइम एसएससी है, यहाँ पर शो कर रही होगी इस वाले कॉन पे। यहाँ पर लोगों के पास शो करेगी आपको लिंक, ठीक है? सो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और कुछ उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक या से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला होता है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित का सही मिलान करें। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो अनुच्छेद है ग्राम सभा का, अनुच्छेद 243 बी में है। इसके अलावा पंचायत संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण, जो पंचायत संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण जो है वो 243 डी में लिखा हुआ है। तो इसका है बी का दूसरा, बी का दूसरा। इसके अलावा पंचायत का कार्यकाल हो गया तो अनुच्छेद 243 ई हो गया। पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है बेसिकली। तो ये कितना, 243 ई हो गया। और इसके बाद आपका होगा जिला पंचायत, जिला पंचायत जिसका उल्लेख है जो, वो अनुच्छेद 243 में है। किसमें? अनुच्छेद 243 में, डी का पहला। इसका जो सही आ गया आंसर वो ए नंबर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम सभा का अनुच्छेद 243 में परिभाषित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण अनुच्छेद 243 डी में वर्णित है, जो कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, करता है। पंचायत का कार्यकाल अनुच्छेद 243 ई में लिखा हुआ है जो 5 वर्ष का होता है। और जिला पंचायत अनुच्छेद 243 में उल्लिखित है
और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 नंबर है, केंद्र राज्य संबंधों में निम्नलिखित स्थितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इनको सबको एक कालक्रम में लगाना है। तो सरकरिया आयोग जो था तो 1983 में गठन हुई थी। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना हुई थी या गठित हुई थी तो 1990 में हुई थी। राज्यपाल की भूमिका का जो पंछी आयोग था वो 2007 में गठित हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी प्रस्तुत की थी वो 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कितनी? 2010 में एमएन फिंची ने अपनी रिपोर्ट कितनी 2010 में प्रस्तुत की हुई थी। तो अब इसको सही लगा लीजिए 1, 2, 3 और 4। इसका सही का आंसर क्या हुआ? ए नंबर सही हुआ। ठीक है? और जो पुंछा आयोग था केंद्र राज्य की व्यापक समीक्षा के लिए इसने लगभग 273 सिफारिशें की थी। बाकी ये चीज़ें हैं। सरकरिया आयोग 1983 में, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में और राज्यपाल की भूमिका पर पुंछी आयोग 2007 में गठित हुआ था। और इसने पुंछी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 2010 में की थी। सरकरिया आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था, 263 के तहत। और पुंछी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की 273 सिफारिशें की हुई थी। प्रश्न नंबर 5 नंबर है, राजभाषा अधिनियम 1963 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सत्य नहीं है, सही नहीं है कह सकते हैं या गलत है? सही नहीं है या गलत कथन चूज करना है। ठीक है? तो इसका जो गलत कथन है इसमें लिखा हुआ है, यह अधिनियम को केंद्र सरकार की एकमात्र राजभाषा घोषित करता है। एकमात्र राजभाषा ऐसा तो कुछ भी प्रावधान नहीं है। इसमें अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग का प्रावधान है। हाँ, ये पॉसिबल है। राजभाषा नीति के कारण हेतु राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। हाँ, ये भी सही है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन इसी अधिनियम के तहत हुआ है। सो इसमें जो इसका गलत है आंसर वो ए नंबर गलत है, यानी कि सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित करता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित नहीं करता है, बल्कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 में 1967 में संशोधन किया गया है, जिससे अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चितकाल काल तक जारी रखा जा सके। संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? स्वतः निलंबित नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूछ रहा है, ठीक है? इसके लिए तो वो है अनुच्छेद 20 है ना? जो स्वतः निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये स्वतः निलंबित नहीं होता है। इसके लिए बल्कि एक न्यायिक मौलिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया की मौलिक आवश्यकता है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 के आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया की मौलिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 20 में कानून के पूर्व प्रभाव से संरक्षण है, दोहरे दंड से सुरक्षा है और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण शामिल है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 भी आपातकाल में निलंबित नहीं होता है, जबकि आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण पर आधार पर न लगाया गया हो। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे व्यक्ति संहिता जैसे लंबित हो जाए, बाकी व्यक्ति संहिता निलंबित हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो इसमें लिखा है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हुई थी, एकदम सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है बल्कि सामाजिक दर्जा प्राप्त है इसको। तो इसलिए ये गलत है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत 2000 अधिनियम कितने में 2003 के तहत इसका गठन किया गया था। 2003 के तहत गठन किया था। ये केवल एक सही है, केवल एक सही है। इसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और कथन दो गलत है क्योंकि केंद्र सरकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं बल्कि केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत यह एक सांविधिक निकाय है, इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा संविधान में केवल चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। अब चुनाव आयोग का अनुच्छेद बताइए आप। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसका ही बताइए। मैं हिंट कर देता हूँ 300 के बाद हैं ये सारे। ठीक है? नियंत्रक, मालिका, परीक्षक का बताइए। इन सबका मुझे आर्टिकल्स बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताना है सारी चीजें। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है मतलब सही नहीं है? गलत पूछा है।
महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होनी चाहिए। तो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में कौन सा सत्य नहीं यानी कि गलत है? तो महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होनी चाहिए, एकदम सही है। ठीक है? और साबित कदाचार और क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति महाभियोग के बिना भी न्यायाधीश को हटा सकता है, तो ऐसा नहीं है। महाभियोग के बिना नहीं हटा सकता है, तो ये गलत है। और महाभियोग का प्रस्ताव 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है, जो राष्ट्रपति महाभियोग के बिना न्यायाधीश को हटा सकता है, गलत है, बिना भी सकता है। तो विकल्प सी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल संसद में के महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। न्यायाधीशों की सूचना को लेकर प्रावधान बनाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों कुल सदस्यता के साथ के बहुमत और उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। साबित कदाचार और क्षमता के हटाने की बात है, और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हालांकि देखो, जो संविधान में है, संविधान में न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई है, बल्कि उसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम लिखा हुआ है, और कहीं पर भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि इसमें लिखा हुआ है संसद द्वारा इसके लिए कानून बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 13 के तहत प्राप्त होती है, सो ए का तीसरा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक अनुच्छेद 32 है, तो बी का पहला। इसके बाद विशेष अनुमति से याचिका अनुच्छेद 136 है, अनुच्छेद 136 है, कौन सा? सी का दूसरा। और न्यायिक प्रणालिकन डी का चौथा है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो इसका जो सही नंबर हो गया, ए नंबर सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में निहित है, जो कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून यानी कि विधि जो होंगे वो शून्य होंगे। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, और इसे संविधान का हृदय भी कहते हैं। विशेष अनुमति से याचिका अनुच्छेद 176 में वर्णित है, जो सर्वोच्च न्यायालय में को किसी भी न्यायालय के निर्णय विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। और न्यायिक पुनर्विचारण है, जो अनुच्छेद 137 में है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10वां है, पंचायती राज व्यवस्था में राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें भारत के चुनाव आयुक्त के समान होती हैं, ऐसा नहीं है। यह नगर पालिका के चुनाव भी कराता है, यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये सारे सही हैं। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा गलत है, सर्वाधिक गलत है, कहें राज्य चुनाव आयोग की सेवा शर्तें भारत के चुनाव आयुक्त के समान होती हैं, तो ऐसा नहीं है। और जो क्योंकि जो राज्य चुनाव आयोग की सेवा शर्तें हैं, वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य चुनाव आयोग की सेवा शर्तें तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 247 के अनुसार राज्यपाल राज्य चुनाव आयोग का गठन करता है। 74वें संविधान संशोधन के तहत यह नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ये मतलब जो न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया टाइप की है, उसी के समान है। ये साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 11वां है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति। सो बलवंत राय समिति का गठन सबसे पहले किया गया था 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में, और फिर उसके बाद जी के वी राव समिति का गठन किया था 1985 में। उसके बाद फाइनली आया था 1992 में 73वां संविधान संशोधन। तो 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1 मतलब ए नंबर सही है। तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति है जो, तो उसने जो पंचायत की व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, पंचायत की सिफारिश की थी। वहीं अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी, तो बेसिकली इसने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। वहीं जीवी के राव समिति है, इसने जिला स्तर पर नियोजन की सिफारिश की थी। जिला स्तर पर नियोजन की सिफारिश की थी, नियोजन की सिफारिश की थी, सिफारिश थी। तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट है, और 73वें पंचायती राज को जो था, उसको फाइनली संवैधानिक दर्जा
प्रदान किया गया था। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है। किस परिस्थिति में? राज्य सरकार संविधान तंत्र के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो, राज्य में वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो, राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य सरकार केंद्र को निर्देशों का पालन न करे, ये भी हो सकता है, और राज्य विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, ये तीनों हो सकते हैं। जबकि इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, राज्य में वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो तब राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जब पूरे देश में वित्तीय आपात की स्थिति हो, पूरे देश में वित्तीय आपात की स्थिति हो। अगर मान लो किसी राज्य में स्थिति खराब भी हो रही है तो केंद्र सरकार उसको पैसे दे देगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर केंद्र में खराब हो रही होगी ना, तब तो स्थिति खराब हो जाएगी ना, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात जैसी स्थिति बन जाती है। जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो बेसिकली अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है ना। और इसमें लिखा हुआ है राज्य में संविधान तंत्र विफल हो जाने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, विफल हो जाने पर, एसआर बम्बई मामले में 1994 में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय शासन के दुरुपयोग को निर्देश दिए थे। अनुच्छेद 356 का उपयोग जो है वो केवल गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, अभिकथन ए, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। एकदम सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद 227 वास्तव में उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करता है। और यह शक्ति उच्च न्यायालय को न्याय प्रशासन में एकरूपता और मानक बनाए रखने में सहायक होती है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में रिट जारी करना, अधीनस्थ न्यायालय के कार्यों की समीक्षा करना और न्यायिक प्रशासन की देखरेख करना भी शामिल है। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 14, राजभाषा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही राजभाषा आयोग के संदर्भ में? तो राजभाषा आयोग का जो संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसमें केवल 10 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये गलत है, यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यही सही है एकमात्र। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। तो ये वाला गलत है, इसका गठन 5 वर्ष में होता है और फिर प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है ना। लागू होने के 5 वर्ष बाद तक, संविधान जब लागू हुआ था तब 5 वर्ष के बाद, और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष में। तो इसको याद रखना है, प्रत्येक 10 वर्ष में। इसमें केवल 10 सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं, प्लस अन्य सदस्य हैं। अन्य सदस्य कौन है? जिनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वही होगा। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? तो नहीं, इसके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष करते हैं। तो जैसे 1955 में जब पहला राजभाषा आयोग बना था, तो 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना था, पहला राजभाषा आयोग बना था, राजभाषा आयोग बना था। राजभाषा बोला जो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खैर ने की थी, बीजी खैर ने। ठीक है, इसलिए आपको इतना याद रखना है। वहीं द्वितीय राजभाषा आयोग जो था, तो उसकी जो गठन 1975 में हुआ था, गोकुल चंद्र नारंग की अध्यक्षता में बनाया था। आयोग का मुख्य कार्य जो था, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करना था। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है। लोकपाल की नियुक्ति में विपक्षी नेता की भागीदारी होती है, तो ये वाला सही है। ठीक है, तो केवल 2 नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीआई जो एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत स्थापित एक सामरिक निकाय है। यह 1963 में स्थापित हुआ था। और कथन 2 सही है, क्योंकि लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति जो होगी चयन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होते हैं। लोकपाल का कार्यकाल है जो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। प्रश्न नंबर 16 है, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसे मनीष संविधान कहा जाता है, ये सही है। इसने प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये भी सही है। और न्याय समीक्षा की शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो ये गलत है। ऐसा नहीं था, पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया, तो सीमित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर
सीमित करने का प्रयास किया गया था, न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन प्रावधानों को नष्ट कर दिया गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के दौरान पारित किया गया और इसमें 59 संशोधन शामिल थे। कितने? 59 संशोधन शामिल थे। इसने संसद की शक्ति बढ़ाई, राष्ट्रीय राजभाग की शक्ति में वृद्धि की और संविधान का मूल ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। प्रश्न नंबर 17वां है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना जो है, यह केवल दीवानी न्यायालयों की सुनवाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दीवानी न्यायालयों की सुनवाई करते हैं। इनका गठन ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत हुआ था, ये एकदम सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। नहीं, केंद्र सरकार नहीं करती है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो, वो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर करती है। कौन करती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार जो है, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और जो इसमें कुछ चीजें और, तो इसका जो सही आंसर हो गया, इसका गठन का प्रश्न नंबर 17 का जो है वो सही बी नंबर हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका उद्देश्य गांव में त्वरित और सस्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। अपील जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय में होती है, सीधे उच्च न्यायालय में नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निष्पक्ष न्याय के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग अनुच्छेद 280, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। तो सबसे पहले आता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग किस में लिखा हुआ है, आपको कुछ याद आ रहा है? तो वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अनुच्छेद 280 में। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 में है कि 315 में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो जो चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 में वर्णित है और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेकर 323, ठीक है, में वर्णित है। 323 में वर्णित है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर हो गया वो ए नंबर सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, चुनाव आयोग जो 324 में निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व रखता है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 जो भर्ती सेवा मामले में सरकार को सलाह देता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में जो सरकारी खर्च की लेखा परीक्षा करता है और यह सभी संवैधानिक निकाय हैं जो लोकतंत्र की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19वां, सिविल सेवा बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसकी स्थापना की सिफारिश हर्ष मंदर समिति ने की थी, एकदम सही है। क्या सिविल सेवाओं की स्थानांतरण का भूमिका निभाता है? ये भी सही है। इसमें सेवानिवृत्त सिविल सेवक भी शामिल होते हैं, ये भी सही है। कि इसमें यह केवल आईएएस अधिकारियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाला सही हुआ, क्योंकि इसने गलत कथन पूछा हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिविल सेवा बोर्ड है केवल आईएएस अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए है। हर्षमंदर समिति ने 2004 में सिविल सेवा सुधारों पर अपनी रिपोर्ट की सिफारिश की थी। सिविल सेवा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है वो राजनीतिक सचिव को कम करना और प्रशासनिक सुधार लाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 में आता है, निम्नलिखित में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इनको सही क्रम में लगाना है। अब वो तो पहले से लगा हुआ है, 61वां, 73वां, 74वां, 86वां, तो 1, 2, 3, 4 इसका सही है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, 61वां संविधान संशोधन है वो 1989 में आया था। इसमें क्या किया गया था, जो 21 वर्ष से आयु थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। किसकी? मतदान की आयु घटाकर। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में आया था। कब आया था? पंचायती राज संस्थाओं के लिए आया था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आया था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में भी आया था। नगर पंचायत के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। और 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में आया था। 2002 में शिक्षा के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया कौन सा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और निवास शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया, जो अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 21वां है, अभिकथन ए, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ही है। छठी अनुसूची इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें लिखा है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां जो है केवल असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में है, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो ये वाला गलत है। आर नंबर सही है इसका, आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका, ये गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, सो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो केवल इन 4 राज्यों तक सीमित नहीं है। मणिपुर के राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां हैं प्राप्त हैं, और इसके अलावा नागालैंड जो है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों को भी विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं। आर सत्य है, क्योंकि छठी अनुसूची में वास्तव में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जैसे स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान है जो 1949 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22वां। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत हुई थी। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी शिकायतों की सुनवाई करता है और इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो इसका जो सही आंसर है, एक तो सबसे पहले इसमें गलत कथन पूछा हुआ है, तो इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, तो ऐसा नहीं है, ये डी नंबर गलत है, क्योंकि सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हो सकती है। और इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होती है। एल चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हुआ था कि उच्च न्यायालय को जो न्यायाधिकरणों के पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, तो इसलिए उच्च न्यायालय में जाएगा सबसे पहले। और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना जो है एल.एम. सिंघवी समिति के खास पर की गई थी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के महान्यायवादी को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वह राज्य सरकार का मुख्य विधि अधिकारी है। तो जो भारत के महान्यायवादी है वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, एकदम सही है। कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। और किसके तहत? अनुच्छेद 88 के तहत है, अनुच्छेद 88 के तहत। और वह सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, तो एकदम सही है। और राष्ट्रपति को विधि संबंधी सलाह देता है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं इसके। यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद 76 के अनुसार वह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी है और वह राष्ट्रपति को विधि संबंधी सलाह देता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में यह पद तुषार मेहता के पास है। प्रश्न नंबर 24 है, पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पंचायतों को कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकार दे सकती है। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार जो है केवल राज्य सरकार दे सकती है। वित्त आयोग पंचायतों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्त आयोग जो है वो पंचायतों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। और इसमें सही कथन पूछा है वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में, तो पंचायतों को कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार दे सकती है, एकदम सही है ये वाला। ठीक है, और वित्त आयोग को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती, वित्त आयोग कोई नहीं देता है। सभी स्थानीय कर पंचायतों के पास होते हैं, ऐसा नहीं है। पंचायतों को कोई अपना वित्तीय स्वतंत्र अधिकार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 एच के अनुसार पंचायतों को कर लगाने, एकत्रित करने और विनियोजित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही मिलता है। यहाँ पर यानी कि राज्य विधानमंडल मतलब राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और राज्य वित्त आयोग जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, ध्यान रखना, और सिफारिशें भी करता है वही। और केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों को प्रत्यक्ष सहायता नहीं देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलती है और पंचायतों को जो मुख्य आय स्रोत है वो राज्य सरकार से अनुदान, केंद्रीय योजनाओं से धन और स्थानीय कर हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 25वां आता है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। केशवानंद भारती मामला मूल ढांचा सिद्धांत, गोलकनाथ मामला संसद की संशोधन शक्ति पर रोक, मिनर्वा मिल्स मामला न्यायिक समीक्षा बनाम संसदीय सर्वोच्चता। तो इस मामले हैं और उनसे संबंधित क्या सिद्धांत दिए गए थे या क्या फैसले दिए गए थे उससे संबंधित बताया, इसमें पूछा गया है। तो जो सबसे पहले आता है केशवानंद भारती मामला, वो मूल ढांचे से संबंधित ही है। और जो गोलकनाथ मामला है वह संशोधन की शक्ति पर रोक लगाता है। ठीक है, और इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामला है जिसमें न्यायिक समीक्षा बनाम संसदीय सर्वोच्चता की बात की गई थी। और एसआर बम्बई मामला से राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग पर बात की गई थी इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए नंबर सही है। इसके बाद हम इसका व्याख्या देख लेते हैं कि केशवानंद भारती मामला 1973 में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। वहीं गोलकनाथ मामला 1967 में संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, और बाद में केशवानंद भारती में इसमें उलट दिया गया था। और मिनर्वा मिल्स मामला, इसमें क्या उलट दिया गया था? इसमें लिखा हुआ है संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति पर रोक लगाई थी। तो गोलकनाथ मामले में ये बोल दिया गया था कि जो संसद है उसकी सीमित संशोधन की शक्ति है, अनुच्छेद 368 के तहत वह मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती ने मामले में बोला गया कि हाँ संशोधन कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटना चाहिए किसी भी हाल पर।
तो मनोरंजन मामला 1980 में बोला गया था, न्यायिक समीक्षा और संसदीय सर्वोच्चता के बीच संतुलन की बात की गई थी, और एसआर बम्बई मामला 1994 में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग है, उसके रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 26वां आता है, राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में किस समिति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्रियान्वयन के लिए पूछ रहा है कि क्रियान्वयन किस समिति की सबसे भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये संसदीय राजभाषा समिति है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। राजभाषा अधिनियम जो है 1963 के तहत आया था और धारा 4 के तहत गठित है। इसमें संसद में लिखा हुआ 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। वह समिति जो होगी केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करती है, और वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसकी अध्यक्षता जो है वो गृह मंत्री करते हैं। केंद्रीय नीति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि निर्माण सहायक है, लेकिन व्यवहार क्रियान्वयन के लिए निगरानी संसदीय समिति करती है। प्रश्न नंबर 27वां है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन, इंदिरा साहनी मामले का निर्णय, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम और 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन सबको एक कालानुक्रम में लगाना है। तो जो मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन है वो 1990 में प्रारंभ हुआ, और इंदिरा साहनी मामले पर जो निर्णय है जिसमें 50% की आरक्षण सीमा लगाई गई थी, तो वो 1992 में आया था। इसके अलावा 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में आया हुआ था, जो आरक्षण से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था, और 81वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 2000 में आया हुआ था, जिसमें भरे ना गए आरक्षित पदों को अगले वर्ष ले जाने के संबंध में था। एक प्रकार से अगर कोई पद है, जैसे मान लो तो इतने पद लिख लिए थे, जैसे 5 पद लिख लिए हैं और 3 ही भर पाए, लेकिन 2 पद नहीं भरे, तो 2 पद जो है अगले साल भरे जाएँगे। तो ये भरे जाने पद की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, 1990, 92, 95 और 2000। ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन 1990 में, इंदिरा साहनी मामले जिनका निर्णय 1992 जिसमें 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी, और 77वां संविधान संशोधन 1995 जो पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था, और 81वां संविधान संशोधन 2000 जो भरे ना गए आरक्षित पदों को अगले वर्ष ले जाने के संबंध में था, और मंडल आयोग की स्थापना 1979 में हुई थी, जो रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा किया गया था। सो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर आते हैं प्रश्न नंबर 28वां, जिसमें लिखा हुआ है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये गलत कथन पूछ रहा है। इसकी घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। इसे अभी तक कभी लागू नहीं किया गया है। इसमें राज्यों के वित्तीय मामलों के केंद्र पर नियंत्रण बढ़ जाता है। इसकी घोषणा संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो इसकी घोषणा के लिए संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ये गलत है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके लिए। इसमें लिखा हुआ है, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, इसके साथ अनुच्छेद 360 के तहत जारी की जाती है। संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक पर इसकी घोषणा कर सकता है, लेकिन 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है। यह तब लगाया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता और साख को खतरा हो। ध्यान रहे, वित्तीय आपातकाल जो है वो किस वजह से लगाया जाता है? वित्तीय स्थिरता और साख को खतरा हो। तो ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है? और वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय अनुशासन के निर्देश दे सकता है, और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है? प्रश्न नंबर 29वां आता है, अभिकथन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 62 की आयु वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु होती है वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये सही है कि सेवानिवृत्त होते हैं, और ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही होगा, ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वास्तव में 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्यकाल निश्चित किया गया है। उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, और तब उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो जाती है। प्रश्न नंबर 30 है, स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे निचला स्तर कौन सा है? सबसे निचला स्तर पूछा हुआ है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, तो इसमें सबसे निचला स्तर है जो वो ग्राम सभा का है। ग्राम सभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 बी में उल्लेख मिलता है। ठीक है? अनुच्छेद 243 बी में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा में गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा की बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए, और कोरम के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग या 14 सदस्य जो भी कम हो आवश्यक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे नीचे, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, और सबसे ऊपर जिला पंचायत है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम
को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया हुआ है, संवैधानिक घोषित किया हुआ है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है। कॉलेजियम प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है। तो इसमें लिखा हुआ है जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, बिल्कुल सही है। और न्यायाधीश में कॉलेजियम प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है, ये दोनों ही सही है। तो 1 और 2 दोनों हैं। तो क्या हुआ था, संसद द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसको 2015 में बनाया गया। और उसके माध्यम से इसमें कई सारी चीज़ें देखी गई कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना? क्योंकि इसमें ये होता था कि कार्यपालिका की भागीदारी का अधिक थी, और जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब की भूमिका थोड़ी-सी अधिक ज़्यादा ही बढ़ गई थी। जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हानिकारक बताया गया, इसलिए इसको हटा दिया गया था। तो जो कॉलेजियम प्रणाली है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सहित 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के लिए 3 सदस्यीय कॉलेजियम होता है, ध्यान रहे। और एनजीसी में कार्यपालिका की भागीदारी को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक माना गया। ठीक है? प्रश्न नंबर 32वां आता है, भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? भाषाओं की अनुसूची कौन-सी है? तो 8वीं अनुसूची। कल इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चाएँ हुई हैं। इसमें 1950 में 14 भाषाएँ थी। बाद में 8 भाषाएँ और जोड़ी गईं, ठीक है? जो 8 भाषाएँ जोड़ी गईं, उनके नाम बता दो एक बार कौन-कौन से हैं? एक तो 1967 में जोड़ी गई थी एक भाषा, फिर 1992 में जोड़ी गई थी 3 भाषाएँ, 1992 में तो 4 हो गईं, और फिर 2003 में भी 4 भाषाएँ दी गई थी। जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको जोड़ा गया था। बाकी ऊपर के 2 बताओ। ऊपर 3 और एक 4 बताओ ऊपर के। मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है? प्रश्न नंबर 33 है, इन जो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं, उनको एक-दूसरे से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 243 जी है जो, तो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। तो यानी कि ए नंबर सही है, ए का पहला। अनुच्छेद 243 एच है जो, तो एच है जो, वो पंचायतों की वित्तीय शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 आई है जो, वो पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है, पंचायतों की खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 के है, वो राज्य चुनाव के गठन का संबंध है। तो इसमें क्या है, ए नंबर सही है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। यह राज्य सरकारों के 29 विषयों की सूची, 11वीं सूची के संबंध में पंचायतों को शक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 243 एच में लिखा हुआ है, पंचायतों की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 243 आई में लिखा हुआ है, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। अनुच्छेद 243 के में राज्य चुनाव के गठन का कार्यों का वर्णन है। और जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ओ लिखा है, तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 34वां है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निपटारे में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निपटारों में सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है उसके संबंध में। इसे मूल न्यायाधिकार प्राप्त है, एकदम सही है ये तो। केवल केंद्र सरकार ही राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती है, ऐसा नहीं है। राज्य सरकारें भी केंद्र के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 131 के तहत आता है, ये भी सही है। तो कुल मिला के इसका जो गलत आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें बी नंबर इसका गलत हुआ। ठीक है, एक प्रकार से सही आंसर। विकल्प बी गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं दायर कर सकती है। अनुच्छेद 31 के तहत, 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच विवादों का सर्वोच्च न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती हैं। इस न्यायाधिकार में राजनीतिक प्रकृति के विवाद शामिल नहीं है। केशवानंद भारती मामले में केरल राज्य ने केंद्र सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। यह संघीय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अनुच्छेद 35वां अभिकथन ए, सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य बनाई गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। सभी राज्यों में नहीं है, और जहाँ सभी वर्ड आ जाए, ऐसे क्वेश्चन सामान्य तौर पे गलत होते हैं। तो पहला गलत हो गया यहाँ, तो परंतु आर सत्य हो गया। 73वें संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य की गई है। ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं, सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति का गठन आवश्यक नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि छोटे राज्यों में द्विस्तरीय व्यवस्था हो सकती है। आर सत्य है, क्योंकि 73 संविधान में वास्तव में त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, लेकिन छोटे राज्यों के लिए अपवाद भी दिया गया है। अनुच्छेद 243 बी है जो, वो कहता है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में तीनों स्तर होंगे, जहाँ 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी।
प्रश्न नंबर 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधिकरण संविधान प्रावधान के तहत स्थापित है? तो ऐसा कौन सा न्यायाधिकरण है? वो है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जो संविधान प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है। और इसके तहत कौन सा? अनुच्छेद 323 ए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जो है अनुच्छेद 323 ए के तहत संविधान प्रावधान का स्थापित है, जबकि अन्य सभी अन्य के तहत अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 330 बी अन्य मामलों के न्यायाधिकरण की व्यवस्था करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ-साफ। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना 2007 में हुई थी और सेना, नौसेना, वायुसेना के कर्मियों की सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। इसका जो मुख्यालय है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। और इस केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो राजभाषा को संबंध में सलाह देने के लिए तो राजभाषा सलाहकार समिति को थी। कौन सी? राजभाषा सलाहकार समिति राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत गठित की गई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8(4) के तहत गठित की। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें। प्रश्न नंबर 38वां है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल, तृतीय आपातकाल, चौथा 1, 2, 3, 4 इसमें पूरा लगा हुआ है। तो प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब लगाया गया था? 1962 से लेकर 68 तक। फिर इसके बाद चीन पाकिस्तान के आक्रमण के कारण द्वितीय आपातकाल लगाया गया था 1900। द्वितीय जो राष्ट्रीय आपातकाल है जो वो 1971 से लेकर 1977 के बीच में लगाया गया था। और तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1975 से लेकर 1977 तक। ठीक है। इस तरीके से आपातकाल लगाए गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1968 आया था उसमें आपातकालीन शक्तियों को सीमित करने के लिए किया गया था। और तीसरा आपातकाल जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था उसके लिए 44वें संविधान संशोधन के स्थानीय के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह पर इस आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 39वां होता है, संवैधानिक निकायों के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो बताना है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 सही है, वित्त आयोग 330 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अनुच्छेद 338 ये नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा? अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग है इसमें, अनुसूचित जाति आयोग। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए में, 338 में इसमें है एससी कमीशन और इसमें है एसटी कमीशन 338 ए में। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान, जनजाति आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 आता है, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। फोरम के लिए कुल सदस्यता का 10वां भाग आवश्यक है। सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। सामाजिक लेखा परीक्षा की जांच की जा सकती है। तो सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ये गलत है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी निर्वाचन सभापति करता है, जो इसकी अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है। ठीक है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी होगा या निर्वाचन सभापति होगा जो कोई करेगा। और राज्यों के नियमों के अनुसार यह व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, ध्यान रहे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यवस्था हो गई है। राज्यों के नियमों के अनुसार यह व्यवस्था जो होगी वो अलग अलग हो सकती है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया है, ग्राम सभा का नहीं है, यहाँ पे ध्यान रहे। ग्राम सेवा की बैठक वर्ष में न्यूनतम 2 बार होनी चाहिए और फोरम के लिए कुल सदस्यता का 10वां भाग जो है या 100वां सदस्य जो भी कम हो उपस्थित होना आवश्यक है। ग्राम सभा सामाजिक लेखा परीक्षा कर सकती है और पंचायत के कार्यों की निगरानी कर सकती है, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 41 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल 2 है, केवल 2 है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से वर्णित है और यह नियत शक्ति जो है अनुच्छेद 13, 32, 226 से निकलती है। कथन तो सत्य है क्योंकि केशवानंद भारती मामले में अनुच्छेद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचे का अंग है। और मिनरवा मिल्स मामले 1980 में इसकी पुष्टि की गई थी। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है अमेरिका से लिया गया था, लेकिन भारत में संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 42 आता है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। सो वही प्रथम न्यायाधीश मामला 1973 में ही आया था, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1981 में आया था। ठीक है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं शायद गड़बड़ बता रहा हूँ। नहीं, सही बता रहा हूँ यहाँ। ये न्यायाधीश मामला 1900
कुछ गलत है। मैं एक काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ थोड़ी-सा, यहाँ पे मैं गलत बता रहा था क्या? सही मिलान इस प्रकार परमधाम न्यायाधीश मामला एसपी गुप्ता केस 1981 में हुआ था और इसके अलावा द्वितीय न्यायाधीश मामला जो है वो 1993 में हुआ था, जिसमें कॉलेज असिस्टेंट और तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 में हुआ था। और चौथा न्यायाधीश मामला 2015 में हुआ था। तो यहाँ पर 1973 देखो सन गलत कर दिए हैं इसने भाई ने यहाँ पे, जो भी है। तो सबसे पहले है 1981, ठीक है? फिर इसको लगा सकते हो 1981, इसके बाद द्वितीय न्यायाधीश मामला जो है 1993 यहाँ पर लगा सकते हो और फिर उसके बाद यहाँ पर लगा सकते हो आप तृतीय न्यायाधीश मामला जो है वो 1998 में आया था और फिर इसके बाद 2005 में चौथा न्यायाधीश मामला। इसको भी कर सकते हो यहाँ पर, जो भी है सही कर लेना, ठीक है? एक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी। फिर चलते हैं हम इधर 43 नंबर क्वेश्चन पे। महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोनों को महाभियोग से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोनों को महाभियोग से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है, ठीक है? और इसमें कौन सा कथन सही नहीं है देखना है हमें। राष्ट्रपति जो है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रयोग किया जा सकता है और महाभियोग के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। विशेष बहुमत आवश्यक है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति के महाभियोग में उपराष्ट्रपति भाग ले सकता है। क्यों लेगा भाई? उपराष्ट्रपति एक अलग पद है, ठीक है? तो विकल्प डी गलत है क्योंकि अनुच्छेद 61(3) के अनुसार राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्यवाही में उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकते क्योंकि राष्ट्रपति हटने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। इसलिए हितों का टकराव होता है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के द्वितीय बहुमत से पारित होना चाहिए। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है लगभग और जो आधार होता है वो साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर होता है। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? तो गैजेट का सिद्धांत, मुस्केरेव का सिद्धांत, वैगनर का नियम और पेरेटो का सिद्धांत। तो इसमें जो है गैजेट का सिद्धांत है। केंद्र राज्य वित्तीय के संबंध में कौन सा सिद्धांत अपनाया? गैजेट का सिद्धांत, जिसने दिया था डी.आर. गैजेल के द्वारा दिया गया था। गैजेट भी बोलते हैं और गैजेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैजेल। और जो सिद्धांत है वित्तीय विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसके अनुसार जो स्तर सेवा प्रदान करता है उसी स्तर पर कराधान की शक्ति होनी चाहिए। वित्त आयोग इसी सिद्धांत के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा करता है और 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% निर्धारित किया हुआ था। ध्यान रहे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 45 है, अभिकथन ए, ग्राम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और ग्राम न्यायालय संघ सूची का विषय है। तो ग्राम न्यायालय संघ सूची का विषय सही है और ग्राम न्यायालय की नियुक्ति जो केंद्र सरकार नहीं करती है बल्कि राज्य सरकार करती है इसके लिए, ठीक है? राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। तो इसका जो है ए गलत है और आर सही है। अब आर सही यहाँ पर देखते हैं तो जो ग्राम न्यायालय है वो त्वरित और सस्ती न्याय व्यवस्था का हिस्सा है और न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के विषय हैं। ध्यान रहे, न्यायालय जो भी हो सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र के विषय हैं। ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में केंद्रीय कानून है लेकिन इसका कार्यान्वयन है वो राज्य सरकारों द्वारा की जाता है, ठीक है? कथन आर गलत भी है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कथन आर गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो ये कौन सा सही हो गया फिर? यहाँ पर राज्य सूची का विषय लिखा हुआ है इसमें, जो भी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको इसका सही आंसर है वो बताइए, नहीं तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, देख के बता दूंगा पहले, ठीक है? संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है? तो ये भाग 10 है इसका, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। भाग 10 में इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 ए तक, 244 से लेकर 244 ए तक प्रावधान है। जैसे इसमें अनुच्छेद 244 में लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है और 5वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है जो असम के अलावा अन्य राज्यों पर लागू होता है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है और भाग 9 में पंचायती राज, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का प्रावधान किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, तो जो गठन किया गया था 2015 में किया गया था। इसके अलावा न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक जो है वो 2010 में किया गया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जो 2014 में आया था।
इसके अलावा जो चौथा न्यायाधीश मामला है वो 2015 में आया हुआ था। तो इसमें लगा दीजिए हम 3 2 1 3 का भी 2014 है। ठीक है, 3 और इसके बाद 4 2 1 3 4। आप इसको पढ़ लीजिए, जो भी है न्यायिक नीति आयोग के बारे में हम थोड़ी सा पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। जिला पंचायत के अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के संदर्भ में जो इसका निर्वाचन होता है वो है गलत। प्रत्यक्ष होता है ऐसा नहीं है, सब जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ज़्यादातर जगह पर। जिला पंचायत की बैठकों में अध्यक्षता करता है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, इसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो ठीक है, इसका अलग अलग, इसलिए ये नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है उसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। जिला पंचायत जिले के विकास करती है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का संधारण है। कुछ राज्यों में जिला कलेक्टर जिला पंचायत का पदेन अध्यक्ष होता है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजभाषा आयोग की नियुक्ति हर 10 वर्ष में होती है, एकदम सही है। भी पढ़ चुके हैं। पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था। संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष बाद गठित करना था, तो इसलिए 1955 में गठित हुआ था। सही है। इसमें इसमें लिखा हुआ है पहला राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दूसरा राजभाषा आयोग 1975 में गोकुल चंद्र नारक की अध्यक्षता में था। तीसरा आयोग 1976 में राजा पाल सिंह की अध्यक्षता में बना था। और राजभाषा आयोग का जो मुख्य कार्य है हिंदी और प्रगतिशील शिक्षा करना और सिफारिशें देना है। ठीक है, जो आयोग है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 50वां है, आपातकाल के दौरान दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन का मुख्य योगदान क्या था? तो इसमें लिखा हुआ केवल अनुच्छेद 21 को संरक्षित किया जब तक आपातकाल धारित ना हो। मुख्य योगदान क्या था? तो इसका सी नंबर सही है। इसमें लिखा हुआ है कि जो 44वां संविधान संशोधन 1968 का 78 का मुख्य योगदान यह था कि अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी लंबित ना हो, एक ऐसा संरक्षित रहे बशर्ते आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर ना लगा हो। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में पहले से ही आपातकाल निलंबित नहीं होता था, ध्यान रहे यहाँ पे। 1975-70 के आपातकाल दुरुपयोग की यह सब किया गया था। आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। अब इसको लगा दीजिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम आयोग के अध्यक्ष कब गठित हुआ था? 1952 में। दूसरा वित्त आयोग का गठन जो है वो 1956 में हुआ था, और के चंदा इसके प्रमुख थे। तीसरा जो वित्त आयोग है उसकी गठन है 1961 में हुआ था, और इसके प्रमुख जो थे वो कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। और पांचवा वित्त आयोग जो है 1969 में, इसकी अध्यक्षता महावीर त्यागी ने की हुई थी। तो ये सही पॉइंट सारे जुड़े हुए हैं। सो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ई नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। प्रत्येक 5 वर्ष आवश्यकता अनुसार होता है, या कहें केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्यरत है। अब इसमें ये बताइए क्वेश्चन कि वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये बेसिकली संसद के अधिनियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम के द्वारा। इसकी कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 124 1 के अनुसार, अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। मूल संविधान में मूल न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे, और 1956 में संख्या 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31, और वर्तमान में जो है वो कुल 34 है, क्योंकि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम किया गया था, 2019 में किया गया था। 53वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है जो 1992 में हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1993 में हुई थी, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की हुई थी। ठीक है, सो इसके लिए जो कार्यक्रम है 1 2 4 3, यानी कि बी नंबर सही। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में, और राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 1990 के तहत 1992 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 में गठित हुआ था, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना था। ये सभी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक निकाय हैं। 54वां क्वेश्चन आता है, अभिकथन 1,
पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। 73वें संविधान संशोधन में है स्पष्ट प्रावधान है। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि जो ए, आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार से पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में बिल्कुल सही है और 73वें संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। तो 73वां संविधान संशोधन में लिखा हुआ है अनुच्छेद 277 डी 2 के अनुसार पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें निर्धारित होंगी या आरक्षित होंगी। आरक्षण तीनों स्तरों पर लागू होगा। ध्यान रहे, ग्राम पंचायत के स्तर पर भी, पंचायत समिति के स्तर पर भी और जिला पंचायत के स्तर पर। और जो अध्यक्ष के पदों में भी और उसमें भी आनुपातिक आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें पहले से ही आरक्षित थी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए महिलाएं भी शामिल थीं। यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 में आता है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले निर्देशों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। रेल सुरक्षा के संबंध में निर्देश दे सकती है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निर्देश दे सकती है, राज्य की न्यायपालिका के संबंध में निर्देश दे सकती है और जल विवाद के निपटारे में निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। तो राज्य की न्यायपालिका के संबंध में निर्देश दे सकती है, गलत हो सकता है क्योंकि न्यायपालिका के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में सारे निर्देश दिए सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार राज्य की न्यायपालिका को दिशा निर्देश नहीं दे सकती। न्यायपालिका स्वतंत्रता संविधान के मूल सिद्धांत है। ठीक है, अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, लेकिन यह कार्यपालिका तक सीमित है। केंद्र रेल सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों और निर्माण, जल विवादों के निपटारे के लिए निर्देश दे सकती है क्योंकि केंद्रीय हित में विषय है। तो राज्य सरकार उनके निर्देश को पालन के बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करती तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 56वां आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा में राजभाषा पर मुंशी एंगार सूत्र अपनाया गया था। मुंशी एंगार सूत्र अपनाया गया था, एकदम सही है। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में देवनागरी लिपि सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। तो 3 नंबर सही है ना। मुंशी एंगार सूत्र है और एन गोपाल अयंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार जो था हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना था। यही सूत्र अपनाया गया था, ध्यान रखिए यहाँ पर। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है 1910 में हुई थी, ने जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष रहे थे, ध्यान रहे। 317 में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 57वां आता है, महान न्यायवादी की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी कि सत्य नहीं है, गलत है। वह सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कर सकता है, एकदम सही है। उसे संसद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वह निजी प्रैक्टिस करता सकता है, लेकिन संसद के विरुद्ध नहीं। उसकी नियुक्ति में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। सो इसकी नियुक्ति में संसद की स्वीकृति आवश्यक है, गलत है। अब देखते हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति जो है महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है और जो है राष्ट्रपति है प्रसाद पत्र के बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है महान न्यायवादी। और सरकार के सभी न्यायालय में पैरवी कर सकता है और संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसमें मतदान नहीं कर सकता है। इसके अलावा महान न्यायाधीश को प्रोजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह सरकार के विरुद्ध पैरवी नहीं कर सकता है। वर्तमान में जो है तुषार मेहता भारत के महान न्यायवादी, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 58 है, स्थानीय सरकारों के वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? स्थानीय कर, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से अनुदान, राज्य सरकार से अनुदान, ऋण और उधार। तो इसमें जो लिखा हुआ स्थानीय सरकार के वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में सबसे स्रोत महत्वपूर्ण है जो वो है राज्य सरकार से अनुदान मिलेगा, जब तभी तो उसकी मजबूत होगी वो। जैसे कि कई बार होता है मनरेगा, ग्रामीण विकास में मनरेगा हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, अलग से भी राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे वजह से इनको वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होती है। प्रश्न नंबर 59 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो 2003 के अधिनियम के तहत गठित हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित हुआ था। और लोकपाल अधिनियम जो है लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित हुआ था और राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम है 2010 में बना हुआ था। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है 1964 में निर्मित हुआ था। किस संस्थान की शुरुआत पे हुई थी? बैंक दर्जा इसको 2003 में मिला हुआ था। बहुत पहले गठित हुआ था, लेकिन उसको अभी वो कह सकते हैं वैधानिक दर्जा है वो 2003 में मिला हुआ था। सो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर। यहाँ पर देख लेते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है 2003 में पारित हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग अधिकार अधिनियम 2005 में प्रस्तावित हुआ था। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में बना था। इस तरीके से इस सारी चीज़ों की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं अंतिम क्वेश्चन में, और 60 नंबर में थोड़ी सा जल्दी निपटा देता हूँ मैं चीज़ों को। अब आजकल ऐसे ही है। तो संविधान अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग रोकने के लिए सार्वभौम दिए गए नियमों में कौन सा शामिल नहीं था? राष्ट्रीय स्कूल राज्यपाल की चेतावनी देनी चाहिए। हाँ, ये शामिल नहीं था बिल्कुल। राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, बिल्कुल सही था। राज्य विधानसभा को तुरंत भंग करना
नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है? और सो हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारी 3 क्लासेस निपट चुकी हैं पॉलिटी की, 3 क्लासेस पॉलिटी की निपट चुकी हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन्स यानी कि 180 क्वेश्चन निपट चुके हैं। हमारी हिस्ट्री की क्लासेस निपट चुकी हैं, जिसके 60 क्वेश्चन्स थे, तो 180। इसके अलावा हम करीब-करीब आज चौथी क्लास में पहुँच जाएँगे स्टैटिक जीके की, जिसमें 60, तो 240 क्वेश्चन हो जाएँगे इसके। अब कल हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों। अभी मेरा कंटेंट नहीं बना है, तो आज रात में इसका कंटेंट बनाएँगे। हो सकता है स्ट्रैटेजी की थोड़ी वीडियो डिले हो जाए एज़ पॉसिबल वे में, ठीक है? या हो सकता है कल भी ये इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की वीडियो थोड़ी बहुत डिले हों, है ना? बाकी मैं ट्राई करूँगा कि दोनों डिले ना हो, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसीलिए उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी है सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ करने लगिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्राइम जीएस अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी जॉइन कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।